ब्रिटिश रूल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जब भारत के ज्यादातर हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया, उसके बाद उन्होंने किस तरह से भारत में अपनी शासन व्यवस्था शुरू की थी। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द एम्पायर इन इंडिया, द ब्रिटिश ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड मेड एक्सटेंसिव चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले तो भारत में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, मैसूर वॉर, मराठा वॉर, इस तरह से कई सारे युद्ध लड़े। उसके अलावा उन्होंने कई सारे राज्यों के साथ सब्सिडरी अलायंस भी साइन किया था। इस तरह से भारत का कई सारा प्रदेश सीधी तरह से अंग्रेजों के शासन के अधिकार में आ चुका था। उसके बाद अंग्रेजों ने वहां की जो शासन व्यवस्था थी उसमें बहुत बड़े बदलाव किए, और भारत में पहले से जो शासन व्यवस्था चली आ रही थी, यहाँ के जो राजा थे, जो नवाब थे, वो जिस तरह से शासन करते थे, उस शासन व्यवस्था को बदलकर अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था भारत में शुरू की थी। देयर मेन गोल वॉज टू मेक इंग्लैंड रिच बाय एक्सप्लॉइटिंग इंडिया इकोनॉमिकली। और भारत में नई शासन व्यवस्था शुरू करने के पीछे उनका मेन मोटिव यही था कि वो भारत का आर्थिक रूप से शोषण करेंगे, यहाँ से जितना ज्यादा पैसा हो सके वो कमाएंगे, चाहे वो व्यापार से हो या कोई और तरीके से हो, और वो सारा पैसा और धन दौलत वो ले जाकर ब्रिटेन को और ज्यादा समृद्ध बनाएंगे। Thus, the new administrative system was protecting British interests rather than working for the welfare of the Indian people. They established the structure of modern administrative system in India. तो उन्होंने ये जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था, नई जो शासन व्यवस्था बनाई थी, उससे अंग्रेजों का जो मोटिव था भारत का आर्थिक रूप से शोषण करके ब्रिटेन को और ज्यादा रिच और प्रोस्परस बनाना, तो यह पूरी शासन व्यवस्था उसी के फेवर में काम कर रही थी। इससे भारत के लोगों के कल्याण के लिए कोई भी काम नहीं हो पाते, और ये नई शासन व्यवस्था भारत के लोगों के हित में बिल्कुल भी नहीं होती। इससे ब्रिटिशर्स का जो स्वार्थ था उसकी तो पूर्ति हो रही थी, पर भारत के लोगों का आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारत में उनका जो नई शासन व्यवस्था थी उसकी शुरुआत की थी। आप यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल्स के कुछ इमेजेस देख सकते हैं। सबसे पहले है लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद वेलेस्ली, डेलहाउसी, वॉरेन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिंग। वैसे तो इंडिया में जब से अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था उसके बाद कई सारे गवर्नर जनरल्स ने यहाँ पर रूल किया, पर ये जो 5 नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। भारत में नई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जब शुरुआत हुई तब सबसे ज्यादा चेंजेस इन्होंने ही किए थे। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम 1773 onwards, they controlled the administration of India through various charters. The Governor General of India was appointed and the Supreme Court was established by the Regulating Act of 1773. 1773 यानी कि 1773 के बाद ब्रिटिशर्स ने भारत का जितना भी शासन था उसको वेरियस चार्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया। उन्होंने नए नए रूल्स रेगुलेशंस बनाए और इस तरह से उन्होंने भारत की शासन व्यवस्था में बदलाव किया। सबसे पहले हम चार्टर एक्ट ऑफ 1773 की बात करें तो इससे पहले भारत में ब्रिटिशर्स की मेन 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसीज को वहां के गवर्नर के द्वारा रूल किया जाता था। बंगाल में एक गवर्नर होते थे, उसी तरह मद्रास और बॉम्बे में भी गवर्नर्स हुआ करते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 के बाद इस सिस्टम में इसीलिए बदलाव किए क्योंकि इंडिया में काफी सारी चीजें थी जो कि सही नहीं चल रही थी। सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तब क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए मोनोपोली दी गई थी, यानी कि ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को यह परमिशन, ये जो मोनोपोली थी, ये फ्री में तो नहीं मिली हुई थी। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल करीबन 4 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश क्राउन को पे किया करते थे। लेकिन 1773 आते आते कंपनी की हालत यह हो जाती है कि वे ये 4 लाख तो पे नहीं कर पाते, ऊपर से वो ब्रिटिश क्राउन के पास से कुछ और लोन के तौर पे पैसे मांग लेते हैं। इसके पीछे का हम रीजन देखें
कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इतना मुनाफा कमा रही थी, उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो जाती है। तो उसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहले तो 1769 में हुआ बंगाल फेमाइन। बंगाल में 1769 में दुष्काल देखने को मिलता है। वहां पर सही तरीके से बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से जितनी भी फार्मिंग थी वो भी बर्बाद हो जाती है। लोग सही से टैक्स नहीं पे कर पाते और उससे काफी ज्यादा लोगों की वहां पर डेथ भी होती है। इसके अलावा दूसरा रीजन हम देखें तो इसी समय के दौरान 1767 के बाद से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स हैदर अली को हरा नहीं पाए थे और उन्हें हैदर अली के साथ ट्रीटी करनी पड़ी थी। तो उन्होंने युद्ध तो लड़ा पर उसका कोई भी फायदा उन्हें नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश क्राउन थे, वो अपनी इतनी अच्छी कंपनी की हालत इस तरह से खराब होते हुए नहीं देख सकते थे। इसीलिए वो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना चाहते थे, जिसके बाद हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस चार्टर एक्ट के अनुसार जो तीन प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो वहां के जो तीन सेपरेट गवर्नर हुआ करते थे, इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे, वो इनको रिपोर्ट किया करते थे। यानी कि अगर उन्हें कोई भी डिसीजन लेना होता था तो वो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को इन्फॉर्म करते थे। और उस समय पर बंगाल और इंडिया के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू ही इंडिया में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की जाती है। यानी कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, उसकी शुरुआत 1773 में हुई थी। द गवर्नर जनरल वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ 3 मेंबर काउंसिल वॉज अपॉइंटेड टू असिस्ट हिम। यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, वो पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हुआ करते थे। और अगर उन्हें कोई भी नया कानून बनाना है, इंडिया के लिए अगर कोई भी नया एक्ट बनाना है, तो उन्हें उस काम में असिस्ट करने के लिए 3 मेंबर काउंसिल बनाई जाती है। यानी कि एक काउंसिल जिसमें 3 लोग हुआ करते थे। यानी कि कोई भी कानून बनाने के लिए ये 4 लोग, गवर्नर जनरल और 3 मेंबर काउंसिल, ये लोग वोट किया करते थे और जिस साइड मेजोरिटी वोटिंग होती थी, उस साइड का डिसीजन लिया जाता था। हालांकि चार्टर एक्ट ऑफ 1773 की कमियां ये थी कि जो और दो प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वहां के गवर्नर्स भी अपना जो प्रदेश था उसके लिए सेपरेटली लॉज यानी कि कानून बनाया करते थे। क्योंकि इस बात का क्लियर क्लेरिफिकेशन नहीं था कि किस बात पे बंगाल के गवर्नर पूरे इंडिया के लिए लॉस बना सकते हैं और किन बातों के लिए मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली लॉस बना सकते हैं। उसके अलावा 1773 में जब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई, तो जो सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट जज थे सर एलिजा इम्पे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और एंड में कौन फाइनल डिसीजन लेगा, यह बात भी तब तक क्लियर तय नहीं की गई थी। इसीलिए 1773 के बाद भी और भी चार्टर एक्ट्स बनाए जाते हैं और इस शासन व्यवस्था में भी बाद में बदलाव किया जाता है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट abolished द कमर्शियल मोनोपोली ऑफ द कंपनी थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1813 and placed it fully under the control of the British Parliament under the Charter Act of 1813। उसके बाद 1813 आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और नया चार्टर निकाला 1813 में। और भारत में जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें और भी बदलाव किए। सबसे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत में व्यापार करने की मोनोपोली मिली हुई थी वो खत्म कर दी जाती है। क्योंकि तब तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था, वहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि बहुत सारी चीजों का वहां पर प्रोडक्शन किया जाता था। अब पहले तो ब्रिटिशर्स ये जो सारा सामान था ये यूरोप में और रशिया में बेचा करते थे। पर जब से यूरोप में नेपोलियन ने काफी सारे वॉर्स लड़ना शुरू किए, तो सबसे पहले नेपोलियन ने प्रहार किया जो ब्रिटिशर्स का ट्रेड चलता था यूरोप के साथ और रशिया के साथ।
तो ब्रिटिशर्स इतना सारा प्रोडक्शन तो कर रहे थे, पर क्योंकि नेपोलियन की वजह से वे यूरोप में और रशिया में अपना सामान ज्यादा बेच नहीं पा रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो वहां की और कंपनीज प्रोडक्शन कर रही है, तो क्यों ना उनकी चीजें इंडिया में लाकर बेची जाए। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली मिली हुई थी उसको खत्म कर दिया जाता है। और 1813 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नया एक्ट बनाया और इस तरह से ब्रिटेन की जो और कंपनीज थी उनको भी भारत में व्यापार के लिए अलाउ कर दिया जाता है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल विथ वास्ट पावर्स who could also form legislations over whole India. A legal member was appointed in the Governor General's Council. जैसा कि हमने पहले देखा कि चार्टर एक्ट 1773 में काफी सारी कमियां थी। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो भी लॉस बनाते थे, वो भी कानून बनाते थे। उसके अलावा जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे वो भी अपनी तरफ से कानून बनाते थे। और फाइनल डिसीजन किसका होगा ये भी उस वक्त क्लियर नहीं था। उसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि इंडिया के भी गवर्नर जनरल थे उनके बीच में, और जो सुप्रीम कोर्ट 1773 में शुरू हुई थी उनके जो जजेस थे उनके बीच में भी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो यह बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताई जाती है, जिसके बाद 1833 में एक और एक्ट बनाया जाता है और इसमें जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें और बदलाव किए जाते हैं। और 1833 1833 के इस चार्टर एक्ट के अनुसार जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जो कि इंडिया के भी गवर्नर जनरल थे उनको बहुत ज्यादा पावर्स दे दी जाती हैं। यानी कि उसके बाद मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो अलग से कानून नहीं बना सकते थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते थे वो पूरे इंडिया के लिए अप्लाई किए जा सकते थे। उसके अलावा जैसे कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहले से 3 मेंबर थे, इसमें एक और मेंबर को जोड़ दिया जाता है जो कि लीगल मेंबर हुआ करता था, जिसको लॉस की कानून की ज्यादा समझ होती थी, ताकि जो भी नए कानून बनाए जा रहे थे, जो भी नए एक्ट्स बनाए जा रहे थे वो ज्यादा सही तरीके से बनाए जा सके। वो अपना जो ओपिनियन था वो इसमें देता था। हालांकि गवर्नर जनरल की जो 4 मेंबर्स की काउंसिल थी उसमें इस लीगल मेंबर को वोट देने का अधिकार तो नहीं था, पर वो अपनी कानूनी राय उसमें रखता था ताकि कोई भी लॉ सही तरीके से बनाया जा सके। इसके अलावा जो भी लॉस बनते थे उसमें मेजोरिटी के तौर पे वोटिंग होती थी, यानी कि जो गवर्नर जनरल उसके अलावा उनकी काउंसिल में जो 3 और मेंबर्स थे वो लोग वोटिंग करते थे, जिस साइड मेजोरिटी होती थी वो कानून बना दिया जाता था। पर अगर 2-2 पे टाई होता तो फाइनल डिसीजन क्या होगा ये सब क्लियर नहीं था। गवर्नर जनरल तो नाम के थे, उनके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं हुआ करती थी 1773 के टाइम पे। इसीलिए 1833 में ऐसा कानून बनाया जाता है कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया जाता है, यानी कि अंतिम फैसला जो गवर्नर जनरल डिसाइड करेंगे वही तय किया जाता है। इस तरह से 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल्स की पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया और भारत में जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जितना भी ब्रिटिशर्स का शासन था, उसके अलावा जितनी भी ब्रिटिश आर्मी थी, उन सब पे इकलौते गवर्नर जनरल का अधिकार स्थापित कर दिया जाता है 1833 के बाद। और 1833 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, उस समय पर फर्स्ट गवर्नर जनरल हुआ करते थे विलियम बेंटिंक। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 the British Parliament increased its dominance over the East India Company and took over most of its powers. तो 1833 में जो चार्टर एक्ट लाया गया था वो 20 सालों के लिए था। जब 20 साल खत्म होते हैं तो 1853 में एक और चार्टर एक्ट लाया जाता है और उसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका कंट्रोल और बढ़ा दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे और उनका जो भी भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उस पे। यानी कि पहले कैसा था कि गवर्नर जनरल कोई भी कानून बनाने के लिए उनके साथ जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो लोग वोटिंग करते थे और गवर्नर जनरल फाइनल डिसीजन लेते थे। पर अब उन्हें कोई भी नया कानून बनाने के लिए सबसे पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल से वो कानून पास करना होता था। उसके बाद वो एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा जाता था
और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट वोटिंग के द्वारा उस कानून को पास करती थी, तभी उस कानून को, उस एक्ट को भारत में फिर अप्लाई किया जाता था। यानी कि इस तरह से गवर्नर जनरल की जितनी भी पावर्स थी, उसके ऊपर रख दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को। यानी कि जो ब्रिटिशर्स की संसद थी, वो ही फाइनल डिसीजन लिया करती थी 1853 के बाद में। और 1853 में ये बदलाव करने इसीलिए भी जरूरी थे, क्योंकि उस समय पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे डेलहाउसी। और डेलहाउसी ने, ब्रिटिशर्स ने जब पहले बंगाल को, बिहार और ओडिशा को, उसके अलावा मैसूर और मराठाओं को जीत लिया था, उसके बाद डेलहाउसी के समय तक जो पंजाब और सिंध का प्रदेश है, वो भी ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर आ चुका था। उसके अलावा डेलहाउसी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी, यानी कि इंडिया के जो भी रूलर्स थे, जब उनकी अपनी कोई संतान नहीं होती थी, तो काफी बार वे एडॉप्ट कर लिया करते थे, वे दत्तक ले लिया करते थे। और इस तरह से जो राजा के द्वारा एडॉप्ट किया गया हुआ जो बालक होता था, वो बाद में चलकर राजा के बाद वहां का शासक बनता था। पर ब्रिटिशर्स ने यह कहा कि राजा की जब अपनी खुद की संतान होगी, वो ही उनके बाद वहां पर शासक बनेगी। उसके अलावा कोई भी इंडिया के जो रूलर्स थे, वो किसी भी बच्चे को एडॉप्ट करके उनके बाद अपनी गद्दी उनको नहीं सौंप सकते। इस तरह के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के काफी सारे प्रावधान थे, जिसका बहाना आगे करके डेलहाउसी ने इंडिया में कई सारे जो किंगडम्स थे, वहां पर अपना शासन एस्टेब्लिश कर लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से किंगडम हथियाने की जो टेक्टिक थी, उसका एक फेमस एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ। क्योंकि वहां पर जब राजा की डेथ होती है, तब तक रानी लक्ष्मीबाई की कोई संतान नहीं हुआ करती थी। उसके बाद उन्होंने एक बालक को एडॉप्ट किया था, दत्तक लिया था, पर अंग्रेज उस बालक को वहां का उत्तराधिकारी मानने से मना कर देते हैं। जिसके बाद ब्रिटिशर्स और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में वॉर होती है, और इवेंचुअली ब्रिटिशर्स उस प्रदेश पे भी अपना अधिकार कर लेते हैं। तो इस तरह से डेलहाउसी ने 1853 के टाइम में बहुत सारा इंडिया का प्रदेश ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर कर लिया था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह लगता था कि ये जो भारत का इतना बड़ा प्रदेश है, उस पे शासन करने के लिए तो बहुत ज्यादा सही तरीके से कानून बनाने चाहिए। और उस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि ब्रिटेन में है, उसके अलावा जो ब्रिटिश क्राउन है, वहां के जो किंग और क्वीन हुआ करते थे, उनका कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए 1853 के बाद जो पार्लियामेंट की पावर थी, वो एस्टेब्लिश कर दी जाती है गवर्नर जनरल पे। वो कोई भी कानून बनाते थे, उसको पास करने के लिए पार्लियामेंट के पास भेजा जाता था, और ब्रिटिश संसद उस कानून को पास करती थी। उसी के बाद भारत में उसको अप्लाई किया जाता था।